अदारे के अरकान आपस में रिश्तेदार ना हों, तमाम मेंबरान जो हैं वो टैक्स देने वाले हों। जी नाज़रीन इकराम, पार्ट 4 में मैं आपकी खिदमत में हाजिर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओहदेदारान और मेंबरान की जो लिस्ट है वो आपने कैसे बनानी है। तो सबसे पहले नंबर शुमार और नाम में वल्दियत और उसके बाद आपने करना है ओहदा। और जिस तरह ओहदे ये आपको दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह की आपने एक लिस्ट आगे चलकर मैं आपको मुकम्मल तौर पर दिखाता हूँ। इस तरह की आपने लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने जा रही है और साथ ही आपने उनके सिग्नेचर जो हैं वो आपने देना, नंबर शुमार, नाम, महवलदियत, ओहदा और साथ ही आपने उनके जो साइन हैं वो आपने लेने और ऊपर वाली जो तहरीर है वो आपने लाजमी जो है वो कंपोज करवा लेनी है। और इनकी जो आपका आइन होगा, जो जिस स्ट्रक्चर पर आप काम करना चाह रहे हैं उसकी जो 4 नकूल हैं, नकलें हैं, यानी फ़ोटोकॉपियाँ जो 4 हैं वो आपने करवा लेनी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके के साथ में आपको समझाऊँ। और ये आप लिस्ट जो देख रहे हैं ये एग्ज़ेक्युटिव बॉडी की है। एग्ज़ेक्युटिव बॉडी वो बॉडी होती है कि जिसके पास तमाम तर जो अख्तियारात हैं वो होते हैं। ये थोड़ी-सी एग्ज़ेक्युटिव बॉडी की लिस्ट थोड़ी-सी डिफ़रेंस इसलिए भी है कि यहाँ पर आईडी कार्ड्स जो हैं उन का एक खाना जो है वो भी बनाया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपने इस तरह की जो लिस्ट है वो आपने कंपोज़ करवानी है। यानी अगर आप मेरा पिछला व्लॉग देखें तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह की जो 24 पेज हैं वो तैयार करवाने ताकि आपकी जो एनजीओ है वो रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे जो है वो बढ़ सके और उसकी जो कार्रवाई है वो ज़्यादा से जल्द मुमकिन हो सके। तो नाम है वल्दियत, ओहदा, एड्रेस, पेशा, यानी काम क्या करता है वो, शनाख्ती नंबर और फ़ोन नंबर। एक पहले पेज नंबर 8 की मैंने आपको बताई थी वो लिस्ट जिसमें सिर्फ साइन चाहिए थे यहाँ पर, पेशा और साथ ओहदेदारान और मेंबरान के जो फ़ोन नंबर हैं वो भी आपने यहाँ दर्ज करने हैं। वो 15 रुकनी कमेटी थी और ये 15 के बजाय 20 की है। यानी लोग वही हैं लेकिन 5 सिर्फ आपने मजलिस आमला आम जो लोग हैं उनका आपने इजाफा करना है। साथ आखिर पर सदर, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मालियात के हर पेज के नीचे आपने साइन करवाने हैं। अच्छा, दस्तूर में तरमीम और ये मैं पहले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। मुतरफ़ाक़ात क्या है, यानी अदारा पहले से ही ये जो आपने नाम रखा है उसके नाम पर रजिस्टर ना हो और अदारा का कोई भी मेंबर किसी भी दूसरी एनजीओ का मेंबर नहीं होना चाहिए। याद रखें, कोई सरकारी मुलाजिम अदारा का मेंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो एनजीओ में काम करना चाहे तो उसको जो डिपार्टमेंट में काम करता है उसे एनओसी लेना होगा। अच्छा, बैरून मुल्क से आप पैसे नहीं मंगवा सकते। आखिर में चलकर मैं आपसे बात करूंगा। अदारा में किसी भी गैर रजिस्टर्ड अदारा, ख्वाह मुकामी हो या बैरूनी, किसी किस्म का मायदा बिल्कुल भी नहीं। एक एनजीओ दूसरी एनजीओ से मायदा नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से रब्ता करना होगा। कोई ऐसा शख्स जिस पर मुकदमा हो या सजा याफ्ता हो अदारा का मेंबर बिल्कुल भी नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो बरी हो गया तो 5 साल का अरसा गुजर गया तो वो उसके लिए गुंजाइश निकल सकती है। इब्तदाई तौर पर जो रजिस्ट्रेशन होती है वो आजमाइशी होती है, 1 साल तक के लिए होती है। उसके बाद 3 साल, अगर कारकर्दगी अच्छी हो तो 3 साल बढ़ाए जा सकते हैं। अब यहाँ 50,000 रुपये लिखा स्टेटमेंट, फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपकी होती है, लेकिन अब 1 लाख रुपया हो गया है। हर 3 साल के बाद रजिस्ट्रेशन की तोसी करवाना लाजमी है। उसके लिए आपको जो ऑडिट रिपोर्ट देना ज़रूरी होती है कि आप अदारे का ऑडिट वगैरह करवाएंगे। अदारा हज़ा अपने रजिस्ट्रेशन की मियाद ख़त्म होने पर 1 माह के अंदर अंदर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो महकमा सोशल वेलफेयर में जमा
کروائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو اگلے 3 سال کی جو رجسٹریشن ہے وہ جاری ہوگی، اور اس کے بعد یہ ایکٹ وغیرہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد بانی صدر جو بھی ہیں وہ اوپر والی جو تحریر ہے وہ پڑھ کر اور سارے قسم کے جو سائن ہیں وہ نیچے کریں گے۔ مالیاتی ڈسپلن بینک اکاؤنٹ صدر، جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری مالیات کے نام سے کھولے جائیں گے۔ بینک سے رقم نکلوانے کے لیے کوئی سے 2 احباب کا سائن کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے بینک چینج کرنا ہے تو رجسٹریشن اتھارٹی کی اجازت لینا ضروری ہوگی، اور 25,000 روپے تک آپ ہینڈ ٹو ہینڈ ایکسپینسز کر سکتے ہیں۔ اس سے اوپر ہوں تو آپ کو وایا بینک کرنا ہوگا۔ آڈٹ رپورٹ دیں گے تو رجسٹریشن اتھارٹی آپ کو اگلی رجسٹریشن دے گی۔ یہ ایک بار نہیں ہوتی، ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے۔ مالی سال میں جمع شدہ رقم کا صرف 40% تک انتظامی اخراجات کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ اکثر سوال لوگ پوچھتے ہیں بیرونی امداد، تو اکنامک افیئر ڈوین گورنمنٹ آف پاکستان سے اگر آپ نے بیرون ملک پیسے وہاں سے فنڈنگ منگوانی ہے تو این او سی لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ انفارمیٹیو ولاگ شیئر کروں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک ہی گزارش کہ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ آپ کو آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیو جو ملتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ لازمی اجازت دیں، اللہ حافظ۔